हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जो कि बेस्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कहते हैं। और सीटेट के जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी। प्रीवियस मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं और अपनी लर्निंग को असेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको अगर इंग्लिश में कोई मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कौशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, और इसके अलावा जो है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है जो है, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनियमितता के एक वस्तु के लिए परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो अगर हमें जो है इसका एग्जाम्पल बताना है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, समस्या समाधान रणनीति। इसके लिए जो सही होगा वो होगा साधन साध्य विश्लेषण अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो एक आइडिया भी हो जाता है और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो जो पहला ऑप्शन है वह है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना और उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आप किसी की नकल करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते और ना ही अत्यधिक लिखित कार्य दे सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यह सही हो सकता है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास व रटने पर बल देना। तो रटने पर बल नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूपी तरीकों का प्रयोग करना, यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो इनमें जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, कि हमें डेवलप करनी चाहिए जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हमें जो बेस्ड होते हैं किसी भी लर्निंग स्टाइल पर, जिसको हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करता है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर होते हैं। चारों ऑप्शनों को देखेंगे बारी बारी से और तब आंसर देंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट्स को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, उनको एनकरेज कैसे कर सकती है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। कभी भी हतोत्साहित नहीं किया जाता, डिस्करेज तो किया ही नहीं जाता है। ठीक है, अपने आप में सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सारी चिंतन पर बल देकर, देखो अब सारी जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वह डाइवर्जेंट उसकी सोच होती है, तो हम कन्वर्जेंट पर बल नहीं देंगे जिसको हम अपसारी कहते हैं, जबकि अभिसारी पर बल देंगे, अभिसारी चिंतन को हतोत्साही कर कर। पर यहाँ अभी जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन, उसको डिस्करेज किया जा रहा है, तो ये भी गलत है।
पर जो इनकरेज अगर हम करेंगे, जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ओरिजिनल आइडियाज, मूल विचार होते हैं, उनको महत्व देकर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वह इस आंसर का सही जवाब होगा, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, बताता है कि डैश की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अगर हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का प्रयोग करना है तो जो हमारी जो संरचना है, जो ज्ञान की जो संरचना है, उसके लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो ये है दंड, पनिशमेंट की कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, रोट मेमोराइजेशन, और ये भी गलत है क्योंकि रोट मेमोरी पर यानी कि यंत्रवत याद रखने पर भी बल नहीं दिया जाता। और अनुबंधन एक हद तक हो सकता है, पर विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होती है वह आने वाले जो ज्ञान है उसको, पूर्व ज्ञान को एक तरह से आपस में जोड़ करके तैयार करता है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वह सही होगा। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो उनकी थ्योरीज होती हैं, जो वो अपने दिमाग से बना लेते हैं, नाइव थ्योरीज होते हैं जो बच्चे की अपने हिसाब से जो एडप्ट कर लेते हैं, ऐसी उस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। कभी भी बच्चे के जो विचार हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। अगर आप बच्चे को डांटोगे तो वह खुद ही हतोत्साहित हो जाएगा, और इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। डिसमिस दीज आइडियाज, यानी कि बच्चों के इन विचारों को खारिज किया जाना चाहिए, यह भी गलत है। पर जो थर्ड ऑप्शन है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए कि हमें जो इनके बच्चों के डायलॉग हैं, दीज कंसेप्शन हैं, जो भी उन्होंने अपने विचार बनाए हुए हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए थ्रू ए डायलॉग, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वह सही होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। जब भी आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें नहीं पूछा हो तो आपको नहीं को मार्क कर लेना है, क्योंकि हम उसको कई बार नहीं पर ध्यान नहीं देते और हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि शिक्षण अधिगम के एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली का नहीं है, तो संवाद और परिचर्चा यानी कि डायलॉग और डिस्कशन होने चाहिए। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो जो ये है यह भी गलत है। सॉरी, एक मिनट आगे देखते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, ऐसा करना भी गलत है। प्रयोग व पर्यवेक्षण, यह भी ये होने चाहिए क्योंकि अभी मैंने कहा ना नहीं, तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। प्रयोग व पर्यवेक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन होने चाहिए, पर हमें केवल रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि जो उनके ज्ञान है उसको दोहराने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसमें नहीं पूछा है, इसीलिए कई बार हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए नहीं को मार्क जरूर कर लेना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पर आपकी जो पेडागोजी है वो किस तरह की है, इसीलिए क्वेश्चन आते हैं। हाउ कैन द टीचर डील विद द चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव, जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, सही है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट नहीं देनी चाहिए। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बच्चे को जो नॉन अटेंटिव है अगर उसको हम बाहर जाने के लिए कहेंगे तो ना तो हमें उसकी समस्या के बारे में पता चलेगा कि उसको क्या समस्या है, और इसके अलावा उसका पढ़ाई से भी जो ध्यान है वो भी भटकेगा। परीक्षा के सामने उन्हें, परीक्षा नहीं, ये एक मिनट, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना चाहिए, तो डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वह सही होगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए मॉक टेस्ट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और प्रीवियस वीडियो में मैंने सीटेट के जो हैं एक और मॉक टेस्ट डिस्कस किया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। तो जो यहाँ पर पूछा है कि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे हो सकती है, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया क्या है, तो उसका जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। एक तरह से कि जो सोशल इंटरेक्शन होती हैं वो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या भावना उत्पन्न होती है? जब कोई बच्चा रिपीटेडली किसी चीज़ में एंगेज रहता है, किसी एक्टिविटी में, टू अर्न ए रिवार्ड, ठीक है, और जो कि वास्तव में उसकी जो एक्टिविटी उससे रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। ऐसा कहना गलत है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, यह भी गलत है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, और आइए अगला और देखते हैं, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। तो इसमें क्या होगा, जो डेवलप होगी उसकी एक मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड होगा लर्निंग के प्रति, यानी कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा, क्योंकि उसको केवल स्टार या बैज प्राप्त करना है। एक तरह से उसको, चाहे वह उसके लर्निंग से जुड़ा नहीं हुआ है, पर फिर भी उसको ये है कि भाई मुझे तो पुरस्कार प्राप्त करना है। तो ये क्या होगा, इससे एक समस्या आएगी कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा, केवल मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है जो टुवार्ड्स लर्निंग वो डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो ये संबंध पूछा है, यह संबंध होता है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, यानी कि ये होती है बाई डायरेक्शनल, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं ए डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। तो ऑप्शन जो सेकंड है वह सही होगा। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी की अभिरुचि, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल आपकी जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करेगा। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, यह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ यानी कि पेडागोजिकल जो स्ट्रेटेजीज आपने अपनाई हैं वो ये भी होंगी। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो, ठीक है। तो इसकी जो ये ऑप्शन फोर्थ है ये भी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है वो सही। तो इसमें चारों ही ऑप्शन होंगे, इसलिए फर्स्ट सेकंड, एक मिनट, थर्ड है, ठीक है। तो ये चारों ही हैं जो बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, यह क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार सीटेट में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड पूछा है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड से आपका क्या मतलब है? यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। तो ऐसा तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि दुष्ट रूप में बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, यह गलत है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवार के द्वारा निर्धारित
किए जाते हैं। यह भी कहना गलत है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी कि जो ये है, जितने भी अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनमें इनका जो सब पैटर्न है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है। ठीक है, कि अलग अलग उसमें सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन थर्ड सही होगा। निम्न में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसमें जो है कैरेक्टराइज पूछा है कि कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है मिडिल चाइल्डहुड की। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड जो कि होता है 6 से 9 साल। ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। और ये जो है जीन पियाजे की जो उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दिया है उसमें से इन्होंने मिडिल चाइल्डहुड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है वह है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।